नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। आप जानते हैं बिहार में चुनाव है, अब तो 24 घंटों से भी कम का वक्त बचा है, कुछ ही घंटे कहिए, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 121 सीटों पर मत करने के लिए बिहार वासी निकलेंगे। 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत तय करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे। इस फेज में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। इस बीच राहुल गांधी ने बड़ा दांव खेल दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी को लेकर संगीन आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में करीब 25 लाख वोट 25 लाख वोट चोरी किए गए और अब यही पैटर्न बिहार चुनाव में भी दोहराया जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। इससे पहले भी कांग्रेस राहुल गांधी ये कहते आए हैं कि हमारे पास अभी कई सारे बॉम्ब हैं। क्या यही था वो हाइड्रोजन बॉम्ब, या फिर जिस कड़ी दर कड़ी में राहुल गांधी एक के बाद एक एक्सपोजे कर रहे हैं, आगे और भी बाकी है। लेकिन इसके बाद माहौल गर्मा गया है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। बिहार चुनाव के पहले चरण का रण पूरी तरह सज चुका है। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इस फेज में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ ही सरकार के 14 मंत्री मैदान में हैं। तो दूसरी तरफ इसी फेज में महागठबंधन के सीएम फेज तेजस्वी यादव मैदान में है। इस तरह पहले फेज का चुनाव गठबंधनों के लिए सियासी दिशा तय करने वाला चरण माना जा रहा है। वहीं इस बीच राहुल ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में करीब 25 लाख वोट चोरी किए गए और अब यही पैटर्न बिहार चुनाव में भी दोहराया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर करारा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर दिक्कत है तो अदालत जाएं, खुद की विफलता को मानते नहीं हैं और ईवीएम और सिस्टम को दोष देते रहते हैं। कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में कैसे जीते, साथ ही जब चुनाव होता है तो विदेश में घूमते रहते हैं, तो कैसे जीतेंगे। साथ ही रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि जैन जी को भड़काकर अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। भारत का जैन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकाली थी, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं बना पाए। ऐसे में राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले वोट चोरी को लेकर फिर दांव चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज भी बड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ, मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स के साथ राहुल गांधी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद माहौल क्या कुछ हो रहा है। और अब मैं जैसा आपको बता रहा हूं, कल सुबह 7 बजे से तो फर्स्ट फेज की 121 सीटों के लिए लोग घरों से निकलेंगे। क्या इंपैक्ट करेगा? इसके अलावा अब तक जो चीजें रही, चाहे अप्पू टप्पू पप्पू कह लीजिए या बाकी चीजें कह लीजिए, हर एक चीज जनता के सामने तो आ चुकी है, क्रिस्टल क्लियर आ चुकी है। जनता ने क्या क्रिस्टल क्लियर मन बना लिया है? ये बिहार की जनता है, सुपर स्मार्ट है, जानती है किन चीजों को लेकर मत करना है। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त मुझे जानकारी है असित नाथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जाने माने प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। असित सर, नमस्ते कर रहा हूं, भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। और मेरे साथ आरजेडी के तेज तर्रार प्रवक्ता आरजू खान साहब भी जुड़ चुके हैं। आरजू भाई, आपका भी इस्तकबाल है। मुझे ये भी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता अनामिका पासवान भी मुझे ज्वाइन कर चुकी है। अनामिका जी, आपको भी मैं नमस्ते कर रहा हूँ, बहुत स्वागत कर रहा हूँ, इस्तकबाल कर रहा हूँ। शुरुआत असित जी मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ। यही था हाइड्रोजन बॉम्ब जो आज राहुल गांधी ने फोड़ा, कि और भी हैं अभी? रोहित जी, थोड़ी छूट चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए प्रवक्ता ना मानिए, एक आम दर्शक मानिए। डन। और रोहित पोखरियाल की जो स्टाइल ऑफ एंकरिंग है, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है सर, इसमें बड़ा नयापन है, बड़ी ताजगी है। इट्स रियली अ प्लेजर फॉर मी हियरिंग दिस फ्रॉम यू असित सर। कुछ नया देखने को स्क्रीन पे मिल रहा है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कुछ नएपन के साथ आप जब आते हैं तो। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। अभी हाइड्रोजन बम नहीं है साहब। अच्छा, अभी तो उसकी एक कड़ी है, वो तो अभी बाकी है। वो अभी उसकी एक कड़ी है। और ये देखिए, इस देश का दुर्भाग्य, इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य आप देखिए कि एक आदमी एक ही बूथ पर कुछ नाम के अंतराल के बाद फिर आता है, कुछ नाम के अंतराल के बाद फिर आता है। 150-200 बार वो आराम से एक आदमी एक विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग बूथ पर, एक आदमी एक राज्य के अलग अलग विधानसभाओं में
क्या कमाल है यार, कोई 50 जगह जाके वोट कर रहा है, कोई 30 जगह जाके वोट कर रहा है, कोई 120 जगह जाके वोट कर रहा है। कुछ तो एक ही राज्य के लगभग हर जिले में अलग अलग कई प्रखंडों के वोटर हैं जी। अब इस देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य देखिए, हम इस लोकतंत्र को कहां तक पहुंचाए हैं। एक ब्राजीलियन मॉडल, यस, वो आपके यहाँ 122 अलग अलग जगहों पर वोटर है, सेम फोटो एक ही है, नाम उसने बदल अपनी गया। तस्वीर भी नहीं बदली है। आप दुर्भाग्य देखिए इस देश के लोकतंत्र का। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी डेमोक्रेसी को कैसे चलाया जा रहा है, कौन लोग चला रहे हैं, किस तरीके हाईजैक है पूरा का पूरा मामला। वो हम आप जो समझते हैं कि हम आप सवेरे कतार में खड़े जाते हैं ना, कि पहले मतदान फिर जलपान, और वो भूखे खड़े होके हम अपनी सरकार चुनते हैं। हम तो बड़ी गलतफहमी में है साहब। सरकार तो हम चुनते ही नहीं है, सरकार तो वो चुनता है जो आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ है और वहां से उन्होंने अपने फर्जी वोटर भर रखे हैं चारों तरफ, वो वोट करके सरकार चुन लेता है। कोई महाराष्ट्र का, कोई गुजरात का, कोई तेलंगाना का, कोई आंध्र प्रदेश का, वो बिहार का वोटर है, वो है नहीं, वो तेलंगाना का आदमी है, बिहार का वोटर बना दिया गया, उसने बिहार की सरकार चुन ली, फिर बिहार से उसका नाम डिलीट कर दिया गया। तेलंगाना में अगर चुनाव है तो ये तमाम लोग फिर तेलंगाना के वोटर बना दिए गए, वो तेलंगाना की सरकार चुन ले रहे हैं। डेमोक्रेसी कहां बचा है, लोकतंत्र कहां बचा है, हमारे आपके मत का कोई महत्व कहां बचा है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, हम फैक्ट्स, राहुल गांधी जी ने फैक्ट सामने रखे, उस फैक्ट को चैलेंज करने की ताकत किसी में हो तो कर दे। वो तो फैक्ट लेके खड़े हुए थे ना। लेकिन वो आरोप लेके नहीं खड़े हुए मुझे थे लगता है अभी नहीं तो कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद ईसी की तरफ से वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, बोलेंगे एफिडेविट दो, जानकारी दो, सोर्स बताओ, फिर क्या, फिर कांग्रेस पीछे हो जाती है। सोर्स तो उन्हीं का वोटर लिस्ट है, हाँ। हमारा तो वोटर लिस्ट नहीं है। वो वोटर लिस्ट कांग्रेस ने तैयार नहीं किया, रोहित पोखरियाल ने तैयार नहीं किया, भाजपा ने तैयार नहीं किया, आरजेडी ने तैयार नहीं किया ना। हाँ। वोटर लिस्ट उसी इलेक्शन कमीशन ने तैयार किया ना, जिस वोटर लिस्ट में सारी गड़बड़ियां पाई गई। ठीक है, ठीक है, दिस इज अ बिग इशू, मैं ये मान रहा हूं। सारिका, अनामिका जी मेरे साथ है। अनामिका जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन प्लीज आप मुझे बता दीजिए, एक तो आज राहुल गांधी जी ने बॉम्ब फोड़ा है, अभी हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है, मैंने क्लियर कर लिया पहले आशीष जी से। इंपैक्ट नजर आ रहा है, ये बॉम्ब की इंटेंसिटी, भारतीय जनता पार्टी आपकी एनडीए सरकार को हिला रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐलान भी किए जा रहे हैं। देखिए, इनके दावे भी झूठे हैं, इनके इरादे भी झूठे हैं। ये आज वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि नेहरू जी के कार्यकाल में क्या वोट चोरी नहीं हुई थी, कितने वोट मिले थे कि वो प्रधानमंत्री बन गए। आप बताइए ना, जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो एक लोकसभा सीट के चुनाव को निरस्त करना था, पूरे देश के चुनाव को रोका गया और पुनः चुनाव कराया गया। ठीक है, ये क्या था। दूसरी बात, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो 1975 में हुआ था, इमरजेंसी लागू, उस समय क्या हुआ था, क्या उस समय संविधान को तार-तार नहीं किया गया था। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये हम पे इल्जाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के दोस्ताने रिश्ते की बात करते ही, तो इनसे जरा पूछ लीजिए कि चुनाव आयोग के 2 आयुक्तों को क्या गवर्नर नहीं बनाया गया था। 3 किशन और गिल साहब क्या आपकी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। उन्हें मंत्री और सांसद किस लिए बनाया गया था, हमने तो ऐसा नहीं किया। और आप एक संवैधानिक संस्था की बात कर रहे हैं, अगर आपने आरोप लगाया है तो आरोप सिद्ध भी होने चाहिए, और अगर आरोप सिद्ध होते तो इसकी सफाई तो चुनाव आयोग देगी। आप हम पे आरोप लगा रहे, भैया वोट चोर, बूथ लूटने वाले लालू प्रसाद यादव और बूथ लूट लेते थे, तो ये तो आरजेडी और कांग्रेस का रहा है। हम दलितों को तो वोट भी नहीं देने देते थे आप लोग, आप दलितों को वाकई में अधिकार मिला वोट देने का। आप घर घर में लोग वोट देने के लिए निकलते हैं। 90 के दशक में देखिए क्या होता था, क्या कोई भी दलित जाता था वोट देने, उसको रोक दिया जाता था कि तुम्हारा वोट चला गया, तुम जाओ घर। तो वो समय नहीं है। ठीक है, आप लोग वोट दे रहे हैं, अपने मत से दे रहे हैं, विकास की रफ्तार को देखकर दे रहे हैं। ठीक, विनाश पुरुष को वोट नहीं पड़ने वाला है बिहार में, विकास पुरुष को ही वोट मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से विकास की रफ्तार बढ़ाई है बिहार में, उस विकास की रफ्तार को तो बिहार की जनता कतई रुकने नहीं। ठीक है, कहते हैं
कि जहां सत्य का वास है वही धर्म की आस, हाँ। और जहां धर्म की आस है वही विजय की आस। तो ये आप जान लीजिए, हम लोग सत्य के साथ खड़े हैं और जनता भी सत्य को अपना मत दे। ठीक है, ठीक है। आरजू भाई, मैं आपके पास आ गया। आरजू भाई, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब देखिए असद जी ने तो बता दिया वोट चोरी वाला पूरा, जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पासवान जी ने भी बता दिया कि वो तो पहले भी हो रहा था। ओपनिंग है इसलिए मैं बीच में किसी के बोलता नहीं, अभी आप बोल देंगे उसके बाद ये प्लेटफॉर्म में खोल दूंगा। आरजू भाई प्लीज आप मुझे बताइए, कल फर्स्ट फेज का चुनाव है, आप भी बहुत घूमे होंगे, दवाई, सिंचाई, बुआई, कमाई, सारी चीजों की बात तेजस्वी जी ने कर दी है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिहार प्रदेश की 14 करोड़ आवाम इस तरीके से हमको रिस्पांस दे रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मंगल पांडे, उनको रोड पे खदेड़ रही है और उनसे सवाल पूछ रही है। बचौल साहब को रोड पे खदेड़ रही है, उनसे सवाल पूछ रही है। संजीव मिश्रा को रोड पे जो है खदेड़ रही है, उनसे सवाल पूछ रही है। श्रवण कुमार जो इनके कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको रोड पे दौड़ा रही है और उनसे सवाल पूछ रही है। ठीक है। तो स्पष्ट जनादेश स्पष्ट आपको नजर आ जाएगा कि जब सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर बिहार की आवाम ने जब चढ़ाई कर दिया, इनके जब कार्यालय छावनी में, पुलिस छावनी में तब्दील हो गए, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए, हार से बौखलाई हुई सत्ता पक्ष के लोग क्या करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जिस मर्यादित कुर्सी पर बैठे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, वो सबके 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं, वो कनपटी और कट्टे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से आने वाले मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान रोहिंग्या बांग्लादेश और पाकिस्तान करते हैं। असम से आने वाले लोग भी हिंदू मुसलमान रोहिंग्या बांग्लादेश और पाकिस्तान करते हैं। 20 सालों से शासन सत्ता इनका बिहार प्रदेश में, लेकिन एक बार भी इन्होंने अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाई। ठीक है। बिहार के बच्चों के सामने इन्होंने कहा कनपटी कट्टे, जंगल राज और बस हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की बात की, रोहिंग्या पाकिस्तान घुसपैठी की बात की। अपने सरकार के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया। बिहार में विपक्षी एक ऐसी पार्टी थी जिसने सिर्फ बिहार के 14 करोड़ आवाम के लिए बात की, शिक्षा पे बात की, चिकित्सा पे बात की, बेरोजगारी पे बात की, पलायन पे बात की, और उस पर आज भी हम कायम हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से 2020 के इलेक्शन में इन्होंने जनादेश की चोरी करके 11,000 कुछ वोटों के डिफरेंसेस से ये सरकार में बैठे हुए हैं, उस सरकार को बिहार की जनता उखाड़ के फेंक देने वाली है। मैं यकीन के तौर पे कह सकता हूं, और ये बौखलाहट है कि जो राष्ट्रीय मुद्दा है और जिसकी सरकार है, वो आके बिहार प्रदेश में झूठ बोलता है। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री को आना पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री को आना पड़ता है, कई सूबे के मुख्यमंत्रियों को आना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अकाल है। यही तो हमारे जीत का राज है, यही हमारी जीत का राज है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। ठीक है। अच्छा आरजू भाई, आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, राहुल गांधी जी ने कहा कि हरियाणा का मैंडेट इन्होंने ऐसा बदल दिया, एसआईआर के बाद बिहार में भी ऐसा कर दिया। तो जब ऐसा राहुल गांधी जी, ही इज ऑल्सो माई लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर वो ये मान ही रहे हैं कि बिहार में भी एसआईआर करके खेला कर दिया, तो फिर कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको इतना बढ़िया? देखिए, हमने कई डिबेट्स आपके चैनल्स पे किए हैं। हमने सीधा तौर पे कहा था कि एसआईआर हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बिहार प्रदेश में एक कहावत है कि वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार। हमने अवेयर किया इसकी टाइमिंग को लेके, हमने बिहार की जनता को अवेयर किया, और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन का जितना भी चीज है ना, उसी को उठा के हम एविडेंस बता रहे हैं। जिस तरीके से आशीष नाथ तिवारी जी ने कहा, इलेक्शन कमीशन का डेटा के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सच्चाई बता रहे हैं, और अपने आप में सच्चाई बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेरे पास 7 ऐसे लोगों को ला दीजिए, तो हम इसके ऊपर सोच रखेंगे। हमने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बक्सर से 17 लोगों को लेके गए। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधाकर सिंह सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ 17 लोगों को उठाकर ले गए, जो 11 दस्तावेज इन्होंने लागू किए थे। हमारी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 12वां आधार बना। ये हमारी जीत थी, और इलेक्शन कमीशन को तो वही हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया था। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, अनामिका पासवान जी सत्ता पक्ष की प्रवक्ता है। मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन से हम जवाब मांगते हैं, आप क्यों जवाब देती हैं? आप इलेक्शन कमीशन नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप जितने भी राजनीतिक जो चीजें हो रही हैं, आप उस पर जवाब दीजिए। लेकिन आरजू भाई, घुमा फिरा के तो यही होता है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोडिफिकेशन कर दिया गया है, इसलिए वो जवाब देती हैं। आरजू भाई नहीं जी, देखिए, हमने तो लगातार कहा ना, जिस तरीके से सीबीआई, जिस तरीके से ईडी, अनामिका जी सुन लीजिए, अरे हम बहुत एहतराम करते हैं आपका, महिला है हम, जो है ना, बलात्कार करने के बाद वो शासन सत्ता वाले नहीं है कि 9 किले पैर में ठोक देते हैं।
थोड़ा सा हम भी सुन आपका बहुत नहीं खैर नहीं, सुन मदद लीजिए, करते 9 हैं किले हम हाजी नहीं साहब। ठोकते हैं, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में। सुन लीजिए अनामिका जी, हमने लगातार कहा है और वो चीजें सच्चाई है, वो सिनेरियो दिखाया है कि जिस तरीके से इस देश का सीबीआई, जिस तरीके से ईडी, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, प्रशासनिक सेवाएं, देश के चौथा स्तंभ, किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और मैं 4-5 आपके पास एविडेंस दूंगा। हाँ। नारदा सारदा आपको पता है ना, नारदा सांदा सुदेंद्र अधिकारी जी, सब सीबीआई ईडी उसको देश के प्रधानमंत्री जेल में डालने की बात करते थे। मैं कहता हूं कि वो बेड़िया जकड़ गई है क्या सीबीआई ईडी के पास? अब वो नारदा सारदा का कहानी खत्म हो गया। हेमंत विश्व शर्मा, उनके ऊपर भी सीबीआई ईडी जाती थी, उनका भी रास्ता भूल गई सीबीआई ईडी। छगन भुजबल, उनके पास भी जाती थी, अब वो इनके कैबिनेट के मंत्री हैं। अजीत पवार जेल में डालने की बातें, लेकिन आरजू भाई वो कहते हैं कि केसेस तो चल ही रहे हैं, दुष्यंत हमारे चौटाला पास के आने से पिताजी, क्या लेना दुष्यंत देना, केसेस चौटाला तो चल ही रहे हैं, केसेस थोड़ी बंद कर दिए, क्लोज कर दिए हमने। और यही तो परेशानी है ना हाँ। कि जब आपको लगता है कि कैसे, हम वही तो कह रहे हैं कि जब हमारे ऊपर जो चार्जेस लगे थे, जो ये सीबीआई हुई ने बात, क्लोज इस पे कर आ दिया, गया आप, बढ़िया, उसको यस। भारतीय जनता पार्टी जाके ओपन करवा देती है। ठीक है। और इनके यहाँ सीबीआई डी भेजती नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं भेजती है ठीक कि है। अगर कहीं इनका मोह भंग हुआ, हाँ। भागना चाहेंगे तो फिर उनके पेड़ों में जब आरजू भाई, मैंने आपको ओपनिंग में ही 4 से 5 मिनट दे दिए, आपने बहुत शानदार बातें रख दी हैं। अब मैं एक बार असद सर के पास जा रहा हूं, फिर पासवान जी आपके पास आ रहा हूं। असद साहब, एसआईआर, आरजेडी कह रही है हमारे लिए एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कांग्रेस कह रही है एसआईआर बड़ा मुद्दा है, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर तो सड़कों पर भी उतर आई है और भी स्टेट्स में हाई कोर्ट तक चले गए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम वील स्टिक टू बिहार, कल लोग निकलने हैं कुछ ही घंटे हैं, मैं तो ये चाह रहा हूं कि असद सर को अगर कोई सुन रहा होगा, अभी कोई वोटर सुन रहा होगा, तो उसके सामने क्लियर तस्वीर आ जाए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बिहार में कांग्रेस पिछले कुछ वक्त में कमजोर तो थी, ये तो आप मानेंगे, मैं जानता हूं आप मानेंगे इस बात को, और बीच में फिर राहुल गांधी जी गए, बहुत जोश आया आपके कार्यकर्ताओं में, उसके बाद वापस एक नया नैरेटिव की एक बार आए, फिर 60 दिन बाद दोबारा आ रहे हैं। तो आप वाकई इस बिहार चुनाव में फर्स्ट फेज में टक्कर दे रहे हैं, फाइट दे रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ बस कांग्रेस है इंडिया ब्लॉक में है कांग्रेस? जी देखिए, हमने वोट चोरी के प्रमाण जनता के सामने रख दी, वही प्रमाण हम कोर्ट के सामने भी रखने वाले हैं। ठीक, तो ये बात लगभग साफ हो गई है कि किस तरह से वोट चोरी की जा रही है। अब वोट की डकैती देखिए, केंद्र सरकार के एक मंत्री हैं राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी, वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया में खूब चला, जिसमें वो धमकी दे रहे हैं कि घर से निकलने मत देना, घर से अगर निकल भी जाए तो उसके साथ जाना, वापस साथ में आना, उसको फिर घर में बंद कर देना। लोकतंत्र नजरबंद, ये केंद्र का मंत्री कर रहा है। मतलब ये डकैती भी है कि या तो वोट मत देने दो, अगर देने जाता है तो साथ में जाओ, देखो किसको देता है, ठीक है, उसका वोट दिला के लाके फिर उसको घर में बंद करो। इससे बड़ी डकैती, इससे बड़ी, आप किस जंगल राज की बात कर रहे हैं? इससे बड़ा जंगल राज कभी हो सकता है क्या? मैं अभी पूर्णिया में हूँ पिछले 5 दिनों से। कल इस पूर्णिया शहर में एक व्यवसायी परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है। व्यवसायी, उनकी पत्नी, उनकी इकलौती बेटी की उनकी घर में हत्या हो गई। आप किस जंगल राज की बात कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की बच्चियां निकल के सड़कों पर चिल्ला रही थी, मीडिया के हर एक कैमरा के सामने बता रही थी कि कौन था जो उनकी सप्लाई कर रहा था, कौन पसंद करने आता था, कौन बहला फुसला के भेजता था उनको किन किन नेताओं के पास। क्या न्याय मिला बालिका गृह कांड की इन बच्चियों को? न्याय तो छोड़िए, आपको जान के हैरानी होगी रोहित जी कि जिस महिला का चेहरा सबसे आगे करके लड़कियों ने बताया कि यही आंटी आती थी, उसके बेटे को चेरिया बरियारपुर से जदयू ने, नीतीश कुमार जी ने अपना उम्मीदवार बनाया। अनंत सिंह, घर में AK-47 बरामद हुआ। सेना, फौज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ग्रेनेड बरामद हुआ। 28 जघन्य मामले पहले से दर्ज थे। बिहार पुलिस ने क्या रिपोर्ट कोर्ट में पेश की? 47 और ग्रेनेड कैसे उनके घर तक पहुंचा है, इसमें अनंत सिंह की संलिप्तता नहीं है। मतलब ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड उड़ता हुआ आया, अनंत सिंह के घर में घोंसला बना के रहने लगा। 47 बेचारा चलते चलते थक गया था, वो अनंत सिंह के घर आराम करने पहुंच गया और अनंत सिंह के पक्ष में रिपोर्ट करवा के अनंत सिंह को जेल से बाहर लाया गया। किस काम के लिए? गुलाब चंद्र यादव की हत्या कराने के लिए। और अनंत सिंह बाहर आए, उस आदमी की हत्या हुई, फिर अनंत सिंह को आराम से जेल भेज दिया गया। जब किसी की हत्या करवानी होती है, अनंत सिंह बाहर आ जाते हैं, आराम से हत्या हो जाती है, फिर अनंत सिंह भी, फिर अनंत सिंह के केस में ना कोई गवाही होगी ना पुलिस लेकिन साक्ष्य दे बार पाएगी। बार तो यही कहा जाता है ना, अनंत सिंह जी, बाहर इससे पहले अनंत सिंह जी को मैं जी इसलिए कह रहा हूँ, माननीय है, जनता की अदालत में जाते हैं, विधायक बनकर आते हैं, निर्दलीय भी जीत कर आए हैं। आप आज आरजेडी के साथ है, आरजेडी के भी विधायक रहे हैं, प्रॉब्लम तो शुरू से है ना असद सर? मैं वही कह रहा हूं कि क्या आरजेडी के समय
कोई एक प्रमाण बताइए कि पुलिस ने उनके बचाव के लिए फर्जी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करके उनको बाहर निकाला हो, उनको जेल से निकाल के किसी की हत्या करवाई गई हो और फिर जेल भेजा गया हो। एक उदाहरण बता दीजिए। नहीं, पर नीतीश जी तो ये कह रहे हैं नाम बचाते हैं, नाम फंसाते हैं। इतना बेहयापन। हाँ, नीतीश जी कह तो रहे हैं नाम बचाते हैं ना फंसाते हैं, कानून काम करेगा, जेल में। रोहित जी एक और उदाहरण दे देता हूँ, बस सुन लीजिए। हाँ, आरजू भाई मुस्कुरा रहे, आ रहा हूं थोड़ी देर में, आ रहा हूं आपके पास भी। हाँ जी, 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा। हाँ, याद उससे पहले, आप सुन रहे मेरी बात? जी जी, क्लियर, बोलिए सर। उससे पहले ललन सिंह जी सिर्फ सांसद थे मुंगेर से, वो मंत्री नहीं थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक 3 महीने पहले ललन बाबू ने नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार को पटना में बेली रोड के किनारे जू के सामने, जो पुलिस मुख्यालय है जेडी वुमेन्स कॉलेज के बगल में, एक आलीशान बंगलो खरीद के गिफ्ट किया है। गिफ्ट डीड में उन्होंने लिखा है कि मैं स्नेहवश ये उपहार स्वरूप भेंट कर रहा हूं, इसके बाद इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। और उस गिफ्ट के 3.5 महीने बाद जदयू कोटे से ललन सिंह जी केंद्र में मंत्री बना दिए गए। क्या ये मंत्रालय के बदले घर नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? घर मिला नहीं कि 3.5 महीने बाद ललन बाबू जदयू कोटे से केंद्र में मंत्री। अब नीतीश कुमार के कितने रिश्तेदारों को इस तरह का गिफ्ट मिला होगा, कब से इस तरह का गिफ्ट मिल रहा होगा, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो जी, जनता किसको चुनेगी फिर? आप ये बात कह रहे हैं कि उनको गिफ्ट मिल रहे हैं, वो बोल रहे हैं लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब। मैंने आपको 4 मिनट दिए, एक बार मैं अनामिका जी को भी सुन लूं जरा। हाँ, पासवान जी प्लीज। पासवान जी, एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए, कल निकलने वाले हैं, कुछ ही घंटों बाद जनता निकल रही है। आशीष जी ने तो कह दिया, आप उस जंगल राज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? तो मैं आशीष जी की बातों का जवाब दे दूं। हाँ प्लीज। ये बात करते हैं मोकामा की, ये बात करते हैं अनंत सिंह की, ये बात करते हैं ललन सिंह की। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके गठबंधन में सूरजभान सिंह जी को टिकट दिया गया, आपके गठबंधन के ही पहले उम्मीदवार थे अनंत सिंह और विधायक भी थे। आप ही बता दीजिए, अभी मोतिहारी से जो टिकट पाए हैं आपके गठबंधन से, वो एक गैंगस्टर है, रीतलाल यादव जेल में है। झारखंड में सुभाष यादव हथकड़ी लगाए हुए मंच पर आते हैं और तेजस्वी जी उनके लिए वोट मांगते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये दोनों ही प्रवक्ता महागठबंधन के जवाब में, कि अगर बिहार की राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन को प्रवेश कराया तो वो किसने कराया? किसने जन्म दिया बिहार की राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन को? और दूसरी बात, ये कहते हैं कि 20 बरस का आपको हिसाब देना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं जवाब दे देती हूँ कि आपके कार्यकाल में बिजली कितनी थी बिहार में? 22% थी, आज 100% थी। आपके कार्यकाल में 3 घंटे से 6 घंटे बिजली रहती थी, हमारे समय में देख लीजिए 22 से 24 घंटे बिजली रहती है। आपके कार्यकाल में 2000 उच्च विद्यालय थे, हमारे कार्यकाल में 10,000 उच्च विद्यालय है। आप कहते आज हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, आप मेट्रो है, सड़कें हैं। उस समय 14,468 किलोमीटर था रोड, आज कितना है? 26,000 किलोमीटर। आप कहते हम विकास ही नहीं किए, हमने तो एम्स बनाए, हमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किस विभाग में नहीं दिया, आप ये तो बता दीजिए। स्वीकार करना चाहिए भाई, क्योंकि जब एनडीए को ये बिहार मिला था ना, तो गड्ढे में मिला था, उसको समतल करने में 20 बरस लग गए। आप बूथ लूटने वाले, संपत्ति पर सट्टा भिड़ाकर लोगों से काम करवाने लोग, बम मार के बूथ लूटते थे आप। कहीं भी अपहरण हो जा रहा है, कहीं भी क्या सीएम आवास से अपहरण हो जाता था। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, सुभाष चंद्र जी का स्टेटमेंट है। आप लोग क्राइम की हमारे यहाँ सुशासन है, और सुशासन में अगर क्राइम होता है तो उसकी कार्रवाई होती है। अनामिका जी, उनके वक्त में क्या था, आपके वक्त में क्या हुआ, आपने बता दिया, लेकिन मुझे प्लीज ये बता दीजिए ना, एनडीए को कितने साल चाहिए? वो बार बार यही कह रहे हैं, 20 सालों से तो आप ही हैं। एक स्टेट की तस्वीर, तकदीर बदलने के लिए एनडीए को, डबल इंजन सरकार को कितना वक्त चाहिए? आप बता दीजिए, जनता सुन रही है आपको। अनामिका जी प्लीज आप बोलिए, कितने साल चाहिए? जनता आपको सुन रही है, कितने साल और चाहिए विकसित बिहार के लिए? जनता दे रही है ना रोहित जी, हमने जबरदस्ती छीना है क्या? जबरदस्ती नहीं किया है, जनता ने हमें 20 बरस दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि हमने बिहार की विकास को एक रफ्तार दी है, एक सुरक्षा दी है। इनके कार्यकाल में तो 4 बजे के बाद, शाम के बाद तो महिलाएं निकलती नहीं थी घर से। पूछ लीजिए, जब कोई बेटा बाहर जाता था, उसकी माँ चिंतित रहती थी।
इंडिया पर चले जाइए, बोरी रोड चले जाइए, स्टेशन चले जाइए, नहीं, जनता आप पर विश्वास व्यक्त कर रही है, ये आप अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन अनामिका जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना बोलते बोलते आगे आ रही हैं, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आप पीछे आराम से स्लाइटली बैक होकर बात कीजिए, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे आपकी बात आ गई। आरजू भाई भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आरजू भाई प्लीज रिएक्ट कर दीजिए। मेरे को ये भी जानकारी है कि जेडीयू से भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तुरंत आ रहा हूं आपके पास भी। आरजू भाई प्लीज रिएक्ट कर दीजिए। आप मुस्कुरा भी रहे थे, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मेरे सवालों में कोई कमी तो नहीं लगी ना? मैंने तो पूछ लिया। 20 सालों से अगर आप हैं तो जनता को बता दीजिए, और कितने साल चाहिए विकसित बिहार के लिए, वरना ब्लूप्रिंट लेकर तो बैठे ही हैं आरजू भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि पहले बिजली मिलती थी क्या? 22 घंटे बिजली मिलती है। लेकिन इस देश का इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा इस गरीब प्रदेश में गरीब जनता के पैसे को आप लूटती थी, सबसे ज्यादा बिजली दर यूनिट आप वसूलती थी। और जैसे ही महागठबंधन के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ये इस गरीब प्रदेश में जरूरत है बिहारियों को 200 यूनिट बिजली फ्री, आपने आनंद फानन में उसकी चोरी कर ली। तो आपने ये किया है, गरीब मजदूर किसान भाइयों के खून और पसीने की कमाई को सबसे ज्यादा बिजली दर यूनिट लेके आपने लूटा है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। आप कहती हैं जंगल राज कहती है ना, 20 सालों का हिसाब दीजिए ना मोहतरमा। 20 सालों का हिसाब नहीं देती हैं, 40 साल पहले चली जाती हैं। प्रपंच और झूठ और लफाजी अपने लफ्जों से आप बयान करती हैं। हम कहते हैं आपके पास उपलब्धियां हैं, तो आप बताइए ना, देश के कौन से डेटा में आप अग्रणी स्थान पे हैं? बिहार किस डेटा में, भारत सरकार के, बिहार सरकार के अग्रिम डेटा में? किसी चीज में नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं एनसीआरबी का डेटा, जहां 5 भारतीय जनता पार्टी के, जिसकी आप प्रवक्ता हैं, जो सबसे ज्यादा नेशनल क्राइम रिपोर्ट में ब्यूरो की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी बार बार आते हैं, बात करते हैं जंगल राज के ऊपर। पहला नंबर है उनका नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से। पहला ऐसा प्रदेश है, सबसे ज्यादा अगर कई क्राइम होते हैं तो उत्तर प्रदेश। और मुबारक हो इनके सरकार में दूसरा बिहार। अपहरण में 1 नंबर पे है बिहार। अपहरण में एनसीआरबी के डेटा में 1 नंबर पे बिहार है। मुबारक है आपको ये भी। एनसीआरबी का डेटा से और भी एक चीज मैं बता दूं, बताइए। 27,000 महिलाओं, जिसमें 70 साल की बुजुर्ग महिला और 7 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं। 1 करोड़ अपहरण हुए हैं, अरे 1 लाख अपहरण हुए हैं। 70,000 बिहारियों का मर्डर हुआ है। ये मेरा डेटा नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का, भारत सरकार का डेटा है। अब जाके भारत सरकार के डेटे को आप बंद करवा दीजिए, लॉक करवा दीजिए, जबकि वो 2023 तक का डेटा है। तो ये सब आप पढ़ना जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है। और मालूम है, श्रम पोर्टल पे जो पलायन है, जो बोल रही थी ना बिहार गड्ढे में मिला, हमारी 17 चीनी मिले और जूट मिले थी जो हमारे शासन सत्ता के वक्त में थी। आपने सिर्फ एक भी आपने नहीं चालू करवाया। रीगा जो चीनी का मिल है वो हमारे महागठबंधन की सरकार में चालू हुआ। और देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं 2015 में, कहते हैं मोतिहारी का बना हुआ चीनी मिल का चाय पीऊंगा। 2025 में तक आज तक वो मोतिहारी का चीनी मिल नहीं खुलवा पाए। ये हमारी देन थी। देश के प्रधानमंत्री आते हैं, सुन लीजिए पोखरियाल साहब, थोड़ा सा बस। देश के प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि बिहार का चक्का भी देशों में जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वो आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के जननायक आदरणीय लालू प्रसाद यादव की देख ले, एक रेल का इंजन कारखाना और एक चक्का कारखाना। और आपकी जानती हैं क्या है कार्यशैली? आप पटना यूनिवर्सिटी जो 100 साल से ज्यादा का हो गया, उसको केंद्र का दर्जा नहीं दिला पाती है, उसको केंद्र का दर्जा नहीं दिला पाती हैं। आप हॉस्पिटलिटी की बात कर रही थी ना, लगातार इतने बिचौलिए आपके हेल्थ मिनिस्टर के अगल बगल में बैठे हुए कि गरीब आदमी अपने बच्चे को लेके कांधे पे, अपने 8 साल के बच्चे को कांधे पे लेके घूमता है। घूमते घूमते उसके पीठ पे, उसके बाप के पीठ के ऊपर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसको बेड नहीं मिलता। चूहा जो है, चूहा आंख लेके खा जाता है, आईसीयू से आंख खा जाता है चूहा, पांव खा जाता है। ये इनकी हालत है। टॉर्च दिखा के डिलीवरी करवाया जाता है एनएमसीएच के अंदर, ये इनकी हालत है। ये चिकित्सा पे बात करेंगे। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है 63% महिलाएं सबसे ज्यादा अगर कहीं की अगर एनीमिक है, खून की कमी से मर जाती है, तो वो बिहार है। तो मुबारकबाद की तो आप पात्र हैं, लीजिए मुबारकबाद आपके 20 सालों के शासन सत्ता में। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कुपोषण का शिकार बच्चा अगर अंडरवेट पैदा होता है तो मुबारक हो अनामिका पासवान जी, वो आपके शासन सत्ता में होता है। ये सब भारत सरकार का नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में बताया, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो बताया, नीति आयोग की रिपोर्ट बताया। अब और बताइए, और कुछ जानना है तो आरजू भाई, मैंने आपको नॉन स्टॉप इसलिए बोलने दिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, कौन नहीं जानता ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। असद सर तो बहुत जर्नलिस्ट हैं, वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, सारी प्रॉब्लम जानते हैं। अविनाश भाई भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अविनाश भाई इस्तकबाल है, नमस्ते कर रहा हूं आपको। लेकिन आरजू भाई ने एक ही सांस में जो सारी चीजें गिनवा दी, यही है क्या सुशासन? और अब तो कुछ ही घंटों बाद निकलेंगे कल लोग। आरजू भाई ने एक ही सांस में सारी चीजें गिनवा दी।
गिनवाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं आपको बता दूं, हमारा एनडीए सरकार की ये रही है कि हमने भयमुक्त बिहार बनाया है। वो बिहार जो कि मतलब, जो आपको मैं बताऊं, अभी ये अपहरण की बात कर रहे हैं। हाँ। मतलब ये शुक्रगुजार होने चाहिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के। हाँ। कि जिन्होंने वो एक दौर रूल ऑफ लॉ का शुरू किया, जिसमें हाँ। कि लोग आके थाने में जब जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। ऐसा तो है नहीं कि अब सीएम निवास से सारा कुछ, मुख्यमंत्री निवास से सारा कुछ संचालित होगा। मैं आपको बताता हूँ, आपने जिस तरीके से आंकड़े गिनाए हैं, मेरे पास भी पूरी लिस्ट पड़ी है, और मुझे आप 5 मिनट का समय देंगे। नहीं, सारा कुछ मैं बता दूंगा। हमारा अचीवमेंट बताता हूँ जरूर। मेरी अचीवमेंट क्या है, मैं जरूर रोकूंगा। मैं वैसा प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं रोक सकते हैं। जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं बोला। आप रुके नहीं, आप मुझे रोकिए मत, मैं बोल देता। अच्छा आरजू भाई ओपनिंग तो आने दीजिए, आरजू भाई ओपनिंग आने दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा। ये आपको पता है, आप ही लोगों का शो है। आप मुझे आरजू जी अविनाश भाई बोलिए प्लीज, उसके बाद आप बोलिए। उसके बाद बोलिए। मैं बोलिए। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस बोलिए, हमारे आपके समय में 2 था, हमने उसको 38 कर दिया है। पॉलिटेक्निकल संस्थाएं हमारे आपके समय में 13 थी, हमने उसको 46 कर दिया है। आईटीआई की संख्या आपके समय में 23 थी, हमने उसको बढ़ाकर 152 कर दिया है। मेडिकल कॉलेजेस आपके समय में 6 थे, कोई नए मेडिकल कॉलेजेस नहीं, उसको हमने बढ़ाकर 15 कर दिया है, और 21 नए निर्माण रहित, मतलब निर्माण हो रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, 60 लाख गरीब परिवारों को हमने पक्का मकान देने का काम किया है, और उनको उसके साथ साथ 2005 में जब जीडीपी था हमारा, वो 79,000 करोड़ का था, जिसको 2025 में हमने 11 लाख करोड़ कर दिया है। एवरेज ग्रोथ रेट आपके समय में 30% था, 3% था। ग्रोथ रेट बता के मत भागिए, जो ग्रोथ रेट बता के मत भागिए, 11% हो चुका है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, 2005 में 7,840 रुपए था, 2025 में वो 70,000 के आसपास हो गया है। हमने निर्माणकारी कार्यों के लिए 1.2 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की जो बात करते हैं आपने, तो आप क्या 32,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के माध्यम से मस्कारी प्रपंच की यूनिट एस्टेब्लिश की है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मुजफ्फरपुर और खगड़िया जैसे जगहों पे हमने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1700 प्लस फूड की स्थापना की है। अगर पिछले 5 सालों में 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, आखिर ठीक है अविनाश भाई, मगर बार बार इंडिया ब्लॉक कह रहा है अगर सब कुछ इतना अच्छा हो गया तो पलायन ये माइग्रेशन रुका क्यों नहीं, ये बीमारी रुकी क्यों नहीं, इस पर जवाब दे दीजिए। आरजू भाई भी सुनेंगे इसको। आपके समय में 817 अविनाश भाई सारे आंकड़े बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूं अब तक तो आप सारे आंकड़े जनता को दे चुके होंगे। प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अगर ये वाकई इतनी सारी चीजें हो गई तो ये पलायन सबसे बड़ा इशू क्यों है बिहार में? आरजू भाई भी सुनेंगे इस जवाब को। इन्होंने पलायन शब्द यूज किया। हाँ। पलायन बिल्कुल आपके समय में, आप लोग पलायन ही शब्द यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके समय में ही तो पलायन हुआ है। हाँ। आप हमारे साथ सरकार में थे, कास्ट सेंसस हमने किया था, साथ में मिलके किया था ना कास्ट सेंसस। अब बिहार की जनता आपको ज्यादा वक्त नहीं देगी, 20 डाटा के हिसाब से अब 3.5% लोग आज बाहर रहते हैं, बिहार के बाहर रहते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा जनरल हर चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1, वो यही लोग हैं जो कि डर के 1990 से 2005 के बीच में बिहार छोड़ के बाहर चले गए थे। वहां पे उन्होंने जमीन ले लिया, वहीं पे बच गए, लेकिन वो वापस बिहार आ रहे हैं। यह है पलायन का असली मुद्दा। माइग्रेशन और पलायन में डिफरेंस करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे टाइम में माइग्रेशन होता है और आगे भी होगा, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं होगा। लोग जाएंगे आएंगे, और ऐसा नहीं है कि एक तरफ बाहर से भी लोग आ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जैसी संस्थाएं हमने खोली है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें केरला। वैसे नहीं होगी, बिहार की जनता बहुत स्मार्ट है, कंफ्यूज तो नहीं होने वाली। आरजू भाई के अपने आंकड़े हैं, पासवान साहब के अपने आंकड़े, कोई कह रहा है माइग्रेशन अलग है, कोई कह रहा है पलायन अलग है, लेकिन जनता अब धीरे धीरे चीजों पर आ रही है। असद सर, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आप खुद टीवी स्क्रीन पर लंबे अरसे तक रहे हैं। ये कल योगी जी आए, अप्पू टप्पू पप्पू की बात की, किसको क्या कहा सब समझ रहे हैं, कोई नहीं भी समझ रहा, लेकिन लोगों के बीच ये चीजें अपील करती हैं क्या? इससे वोट मिल जाते हैं क्या? देखिए, मैं इस तरह की हल्की बातों पर टिप्पणी नहीं करता। वो आदमी मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है। उसकी भाषा बताती है कि वो आदमी उसके लायक ही नहीं है। इतनी हल्की बातें
मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करेगा, ये शर्मनाक है लोकतंत्र। लेकिन ऐसे सर 2 बार जनता की अदालत से चुनकर आ गए। ठीक है, चुन के कोई भी आ सकता है, मैं उस जनमत का नहीं सम्मान कर सकता ना, चाहे मेरी पार्टी से हो, चाहे किसी और की पार्टी से हो, अनामिका जी की पार्टी से हो, अविनाश जी की पार्टी से हो। बड़े बड़े अपराधी चुन के चले गए, मैं उसे जनमत का सम्मान नहीं कर पाता हूँ तो नहीं करूंगा। जो करते हैं वो करें, कोई मजबूरी है मेरी हर जनमत का सम्मान करना। नोटोरियस क्रिमिनल, आतंकवादी, डकैत चुन के विधानसभा में गए हैं, तो मैं नहीं हूं मजबूर उस जनमत का सम्मान करने के लिए, मैं नहीं करूंगा। अविनाश पासवान जदयू के जो प्रवक्ता हैं, ठीक है, हमारी वैचारिक भिन्नता है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, मैं पहली बार उनको सुन रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। अविनाश पासवान, आप तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आप अनर्गल प्रलाप नहीं कर रहे, आप आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, आप जैसे युवाओं की राजनीति में जरूरी है। हमारे राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, वैचारिक मतभेद अपनी जगह पे है, आपके तथ्यों के रखने का तरीका बहुत ही अच्छा है, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन उन्हीं तथ्यों के साथ अविनाश जी, मैं आपको ये बता दूं कि देश जब आजाद हुआ, हम सुई बनाने की भी हैसियत नहीं रखते थे, और उस दौर में हम बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बरौनी में तेल शोधक कारखाना लेकर आए, हम बरौनी में खाद बनाने का कारखाना लेकर आए, हम छपरा में रेल का कारखाना लेकर आए, हमने कोसी उस अब नहीं करती है, तो बाढ़ लाती है से कोसी हर तीसरे चौथे साल अपनी पूरी धारा बदल देती थी। हमने सोचिए उस समय जब एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, हमने कुसाहा में कोसी को बांधा, हमने वाल्मीकि नगर में गंडक को बांधा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में आपने सुना पड़ा होगा, जो अब झारखंड में हो गया, पहले वो बिहार में था, दामोदर घाटी परियोजना, हमने दामोदर घाटी परियोजना विकसित की, हमने नहरों का संजाल बिहार में बिछा दिया, नहरों का संजाल। क्या अविनाश जी आपको इस बात का दुख नहीं होता है कि हमने जो नहरें बनाई, आज पिछले 20 वर्षों में आपकी सरकार 5 फीट भी नई नहर नहीं बनवा पाई किसानों को सिंचाई देने के लिए, छोड़ दीजिए बनाना। जो नहरों का संजाल हमने बिछाया उसको मेंटेन नहीं कर पाई आपकी सरकारें। अविनाश जी, क्या ये दुख की बात नहीं है कि हमारी सरकार ने बिहार, आधे बिहार में एक एक जिले में 6-6 चीनी मिलें खुलवाई, पिछले 20-25 वर्षों से कई चीनी मिलें बंद है, हमारी सरकारें उसे खुलवा नहीं पा रही हैं। क्या है हमारी ये विकास में रोड़ा नहीं है? अविनाश जी, क्या है आपने ये आंकड़ा नहीं देखा जो खुद आपके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया और कहा कि बिहार की 64% आबादी की दैनिक आय आज भी 67 रुपए है। क्या ये दुखद बात नहीं है? क्या ये दुखद बात नहीं है कि मुजफ्फरपुर की ये बच्ची, 9 साल की बच्ची जिसका ब्रूटल रेप हुआ, गला काट दिया गया, उसका सीना फाड़ दिया गया, जब वो पटना के एम्स लाई गई तो उसे वहां बेड नहीं मिला, और जब वापस फिर पटना के पीएमसीएच लाई गई तो 3.5 बातें और भी तो कही पासवान भाई ने, 2 बातें और कही उन्होंने। एक तो अनामिका जी ने कहा कि इतने गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे भरने में 20 साल लग गए। फिर उन्होंने भी कह दिया कि एनसीआरबी में नंबर 1 आंकड़े इसलिए क्योंकि जनता में डर नहीं है, कुछ हो रहा है तो वो पुलिस थाने जा रही है, पहले तो रपट ही नहीं होती थी। मर्डर हो रहा है ना। अमित शाह जी के विभाग ने क्या कहा कि हत्या के मामले में आप दूसरे नंबर पर है। रोजाना औसतन 8 हत्याएं इस राज्य में हो रही हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा आरोप नहीं है, ये डेटा है जो अमित शाह जी का विभाग जारी करता है। ठीक है, वो मान रहे हैं कि रोजाना 8 हत्याएं भी। ये जंगल राज नहीं है, आप क्या मानेंगे इसे? मैंने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो विधानसभा के पटल पर पेश, मैं आरोप नहीं लगाता हूं, मैं सिर्फ फैक्ट की बात करता हूं। ठीक है, इसी पर बात होनी चाहिए। अनामिका जी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। देखिए, आज ये आंकड़े गिना रहे हैं ना, तो ये आंकड़े इसीलिए गिना पा रहे हैं क्योंकि ये सुशासन की सरकार है, और जब क्राइम होता है तो थाने में मामले दर्ज होते हैं। कुछ पता ही नहीं है, आंकड़े हमेशा जारी होते रहे, आपकी सरकारों ने छिपाने शुरू किए हैं। भी दर्ज नहीं होते थे, पहले नियम से सारे आंकड़े जारी हो जाते थे समय पर। ये बात करते हैं विकास की, ये आंकड़े हमें सुनाते, भैया आंकड़े आप मत सुनाओ। आपने इसलिए नहीं सुनाओ कि बिहार की जनता सम्मान देख रही है, सुरक्षा देख रही है कि हमें सम्मान कौन दे रहा है, चाहे वो मत्स्य भाइयों के सम्मान की बात हो, किसानों के सम्मान की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो। आप बताओ ना, आपने अपने शासनकाल में जो आप पलायन का उछाल रहे हो आप मुद्दा, तो आपके समय में 11% था पलायन, पलायन। आप हमें बता दीजिए कि जब लालू जी की सरकार थी तो बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति बिहार छोड़कर चले गए, और कई फैक्ट्री तो आपके कार्यकाल में बनी है। आरजू भाई, एक आरोप मैं तो ये चाह रहा हूं कि मेरे 1 घंटे के शो में आप आए तो कुछ बातें जो घूम रही है, सर्कुलेट हो रही है, वो मैं आपके सामने ले आऊं। एनडीए क्या कह रही है? एक तो जंगल राज रिपीटेटिव मोड पर है,
दूसरा क्या है, परिवारवाद। परिवारवाद खुद मोदी जी भी आके कह के गए कि इनको अपने बेटे को सीएम बनाना है, किसी को अपने बेटे को पीएम बनाना है। ये सारी चीजें जब आप जा रहे हैं लोगों के बीच में, जनता तो नहीं पूछ रही। चलिए मोदी जी पूछे, गृह मंत्री जी पूछे, योगी जी पूछे, नीतीश जी पूछे, अलग बात है, जनता तो नहीं पूछ रही ना। देखिए, मैं कैमूर में गया था चुनाव प्रचार के अंदर, मैं कैमूर में गया था और ये परिवारवाद की बातें एक प्रोग्राम में हुई। वहां की जनता ने कहा कि बिहार प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई परिवारवाद है तो एनडीए का परिवारवाद है। अब बताइए, चिराग पासवान कौन है, उनके जीजा कौन है, उनके चचा कौन है, उनके भतीजा कौन है, और ये बताइए जीतन राम मांझी जी कौन है, उनके पुत्र कौन है, उनकी बहू कौन है, उनकी समधन कौन है, अशोक चौधरी कौन है, अशोक चौधरी के दामाद कौन है, अशोक चौधरी की बेटी कौन है, डिप्टी सीएम शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी कौन है, शकुनी चौधरी कौन है, उनकी माता जी कौन है। तो ये अगर लफाजी अगर न करे कोई भी तो बेहतर होगा, क्योंकि बिहार की 14 करोड़ आवाम जानती है कि बिहार प्रदेश में अगर सबसे बड़ा परिवारवाद किसी का है तो वो एनडीए समर्थित सरकार का है। आरजू भाई, ये बैकफायर नहीं कर रहा, जैसे आप बता रहे हैं, हर बड़े बड़े मन से कहा जा रहा है, देखिए लालू प्रसाद जी कन्विक्टेड हैं, इकलौता ऐसा भारतीय राजनीति का बड़ा चेहरा जो कन्विक्टेड है किसी केस में। देखिए, वो जो चीजें हैं वो बिहार के 14 करोड़ आवाम के विवेक पे छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार की 14 करोड़ आवाम ये भी जानती है कि 96 दिन जेल के अंदर सोहराब शेख फर्जी एनकाउंटर में देश के गृह मंत्री रहे और वो ये सारी बातें कहती हैं। और ये भी देश की जनता जानती है, बिहार प्रदेश की ये गरीब आवाम जानती है कि बिहार जो केंद्र के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, वो थर्ड पार्टी थे। डिप्टी सीएम जो है वो क्या है उनका, उसको भी पता है। मुख्यमंत्री जो आते हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनके लिए कल क्या क्या हो रहा था, योगी आदित्यनाथ आते हैं वो क्या क्या है। अनंत सिंह आचार संहिता लागू है कि 47 से किसी के पैर में गोली मार देते हैं, गाड़ियां चढ़ा देते हैं, 100 काफिला लेके चलते हैं। ये सब बिहार की जनता को पता है। बिहार की जनता जनार्दन है, वो वोट करेगी, जो भी करेगी वो हमारे सर माथे होगा और इसको सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को कबूल करना चाहिए। इन्होंने एक आंकड़ा बड़ा गलत दिया। कौन सा? उन्होंने कहा इन लोगों ने, दोनों सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने कहा कि पहले जो है एफआईआर नहीं होते थे, लोग थाने में नहीं जाते थे, एफआईआर दर्ज नहीं होता था। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, इतिहास में जाइए और टटोलिए। बिहार प्रदेश में लालू प्रसाद यादव का जब आया सत्ता शासन आया ना, बिहारों को थाने में जाने की आजादी मिली और खुद लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर कोई दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अकलियत समाज से अगर कोई आता है तो जो थानेदार है वो खड़े होकर बात करे कि लोगों के अंदर आपके प्रति ये समर्थन हो जाए कि आप उनके प्रति गलत नहीं हैं। और ऐसा हुआ, लोगों का विश्वास बढ़ा, थाने में गए, थाने में खड़े होकर थानेदार उनसे बात करते थे। तो ये तो ऐसे ही लोग हैं ना। इनसे असल में क्या है कि इनका जो लाइन है बड़ा छोटा है, हमसे बड़ा लकीर कर नहीं सकते। तो झूठ, लफाजी, प्रपंच रचते हैं और झूठ परोसने की बातें करते हैं। हम कहते हैं कि जब आप जंगल राज की बात करते हैं तो कम से कम आपको यह भी सिनेरियो नहीं याद आता है कि जब 2023 तक का जो एनसीआरबी का डेटा आया है, 1990 से 2005 तक तो हमारे साथ संयुक्त झारखंड था। उसके बाद जब 2005 से 2023 तक के आंकड़े आए हैं तो आप अकेले बिहार पे राज कर रहे हैं। और आप इस पे भी नहीं मानते, इस प्रदेश में सबसे बड़ा अगर किसी का जनाधार नापने का कोई अगर थर्मामीटर है तो वो जनता का जनादेश है। तो जनता दल यूनाइटेड 42 नंबर पे और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यहाँ। लेकिन आरजू भाई कई सारे सर्वे आ रहे हैं, आरजू भाई कई सारे सर्वेज आ रहे हैं, उसमें तो बता रहे हैं नीतीश कुमार पसंद नंबर 1 इन बिहार। अच्छा, ये बताइए कि आप लगातार जो 2020 से देख रहे हैं, आपने कौन से देखिए, मैं सर्वेस पे ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगा, मैं कहूंगा 14 करोड़ के लगातार हम दिलों पे राज करते हैं। महागठबंधन दिलों पे राज करता है और जब प्रदेश की जनता मन बना चुकी है तो आप सर्वेस करवा लीजिए। हमने तो इस देश का चौथा लोकतंत्र जो मीडिया है उसको हमने दरकते हुए रोज हम देखते हैं, रोज देखते हैं। आपको मैं उसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, आप ऐसा मत कहिएगा। नहीं, मैं बड़ी साफ वही से मैं कह रहा हूं, मैं आपको इसमें इंक्लूड नहीं करता हूं। लेकिन हम लोग जो है उनसे लड़ते हैं। हमारे खुद लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हमको इलेक्शन में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से नहीं लड़ना है, इलेक्शन कमीशन से लड़ना है, सीबीआई से लड़ना है, ईडी से लड़ना है, प्रशासनिक सेवाओं से लड़ना है। मतलब जितने भी लोग हैं उन सबसे हमको लड़ना है। और यही हमारी ताकत है। बिहार की जनता इस चीजों को जानती है। अब तो ज्यादा है, तो पता चल जाएगा क्या ताकत है क्या ताकत नहीं है। अविनाश भाई प्लीज आ जाइए। अविनाश भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें बार बार सब कहती है कि नीतीश जी जो हैं, और अभी तो नीतीश जी मोदी जी एक साथ आए, 10-10 हज़ार रुपए दिए, 2 भाई बिहार की बहनों, बिहार की महिलाओं के 2 भाई नीतीश और मोदी, और एक नारा भी है 25 से 30 फिर से नीतीश। ऐसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, सच बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिहार की जनता सिर्फ एक नाम
एक चेहरा मानती है, जानती है और पहचानती है। हाँ। इसीलिए पिछले 20 वर्षों से, हाँ। 2005 से लेकर 2025 तक, हाँ। बजाय इस बात के कि 2020 में हमारे पास 43 सीट्स ही आए थे, हाँ। चेहरा हमारे मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का ही है। नहीं तो 2020 से और 2025 तक आते आते चीजें बदली ना, मतलब मैं कह रहा हूँ 2020 वाली हालत तो नहीं हो रही ना। बदली सिर्फ एक चीज है, हाँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उम्र बदली है। हाँ। इसके अलावा कोई किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उम्र को हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ। मैं आपको एक बात बताता हूं। हाँ। अभी आरजू भाई ने बिल्कुल सही कहा परिवारवाद के बारे में, लेकिन हाँ। यहाँ पे परिवारवाद चेहरे की हो रही है कि परिवारवाद में वो जो चेहरा है, तो आपने सबका नाम गिनाया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नाम और उनके कैरेक्टर और उनके चरित्र के बारे में आपने नहीं गृह मंत्री जी, आप ये जो सेलेक्टिव प्रीचिंग है आपकी, वो गलत है सर। अरे अमित शाह जी आपको मैं कहां आपको मान बता रहा रहे हूं। हैं? दूसरी बात आप कह दिया कि आप मुख्यमंत्री हो रहे हैं? सुन लीजिए। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता सर ये बोल रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, ये सही बात है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सर, ये एक ओवरनाइट में होने वाली चीजें नहीं है। हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जब ये कहते हैं कि एनसीआरबी में डेटा हमारा सबसे नीचे पैदान पर हम लोग हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि 2005 से पहले की स्थिति क्या थी, और कंपैरेटिव एनालिसिस करके ही आप आज के अगर डेटा को प्रेजेंट करेंगे, तब जाके वो एक तरीके से करेक्टेड और अनबायस्ड, मतलब नेचुरल तरीके से एनालिसिस होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो 10,000 देने वाली जो बात कर रहे हैं आप, वो हमने आज से ये 10,000 ओवरनाइट देने की बात नहीं की है। ये हमने 2008 से जो मुहिम चलाया है जीविका दीदी के माध्यम से, और उनको मैं बता रहा हूं कि जीविका दीदियों ने जो इनफॉर्मल सेक्टर जिसको हम कहते हैं, जिसके आंकड़े हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से तो होते नहीं है, लेकिन हम जानते हैं इस बात को, नीति आयोग भी बोल चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इस बात को बोल चुका है कि इनफॉर्मल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो अनकाउंटेड है, लेकिन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उसी इनफॉर्मल सेक्टर में हमारी जीविका दीदियां, जैसे कि मेडिकल, मतलब अस्पतालों में जीविका दीदी की कैंटीन हो गई, हमारे यहाँ पे सुधा जो कोऑपरेटिव है उसमें जो दुग्ध उत्पादन में, और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पे मतलब पॉलिसी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पैसे दे दिए, पॉलिसीज है, पॉलिसीज के हिसाब से चीजें जा रही हैं। असद साहब, मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड में, प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, मुझे बता दीजिए क्या कुछ है आने वाले दिनों में। कल फर्स्ट फेज के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है, कांग्रेसी बूथ कार्यकर्ता कितना तैयार है, यूथ कितना तैयार है इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए? महत्वपूर्ण ये है कि जो यूथ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वो भी राजनीतिक पक्षधरता के चक्कर में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उन्हें भी इस बात से मतलब नहीं है कि कैसे बिहार आगे बढ़ेगा, इस बिहार का निर्माण कैसे होगा। हम जहां खड़े हैं अपनी वजहों से खड़े हैं, जितनी यात्रा तय कर पाए, लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे अगर यूथ भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखेगा, वो भी राजनीतिक पक्षधरता का शिकार रहेगा, तो यकीन मानिए बिहार का भविष्य ही बिहार को बर्बाद कर रहा है। वेरी नाइस। असद सर ने तो साफ कर दिया, बूथ मजबूत हो या ना हो, बिहार के यूथ को मजबूत होना पड़ेगा। बूथ मजबूत हो ना हो, बिहार के यूथ को मजबूत होना पड़ेगा। ये अच्छी लाइन है। थैंक यू सो मच असद सर, आप आते हैं ना तो माहौल बन जाता है। और एक चीज और बोल दो, यू आर द मोस्ट लव्ड कांग्रेस स्पोक्सपर्सन बाय अदर पैनलिस्ट आल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आरजू भाई, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। पासवान साहब, थैंक यू सो मच। अविनाश भाई, आप आए। अनामिका जी, प्लेजर। शुरुआत में तो काफी दमदार आवाज आई, लेकिन फिर कुछ नेटवर्क रहा होगा, बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़ेंगे, लेकिन अब बिहार पूरी तरीके से तैयार है। अब तक हम रोज कह रहे थे कि फर्स्ट फेज, अब 24 घंटे भी नहीं रह गए, कुछ ही घंटों में एक आम बिहारी निकलेगा अपने बदलते बिहार के लिए, अपनी बदलती सूरत के लिए, स्टेट को बदलने के लिए। और असद जी ने अच्छी बात कही थी, बूथ मजबूत होना हो, यूथ मजबूत होना चाहिए। 5 की पड़ताल में आज इतना ही, लेकिन मैं आपको बता दूं, इलेक्शन से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट आपको मिलेगा सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते।